हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। दर्शकों, आज हमारे बीच में एक शख्सियत ऐसी हैं, एक महान शख्सियत ऐसी हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और एक ऐसा विषय हमने चुना है जिस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। वो विषय क्या है उस पर बात करेंगे और सर का उस विषय में क्या योगदान है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इस पूरे विषय पर आपको दिखाएंगे, बात करेंगे कि सर ने उसमें कितनी बड़ी अहमियत, अब उनका कितना बड़ा अहम योगदान इसमें रहा है। और वो विषय है हिंदी साहित्य और पत्रकारिता। ये हमने तीनों एक साथ मिला के बोला, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता। ये तीन विषय हैं, इनको हम सारगर्भित रूप में सर से बात करेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी का वर्तमान में क्या दशा है, उसकी दिशा क्या है और उसे आगे बढ़ाने में, उसका प्रसार में सर का कितना बड़ा योगदान है। उसके बाद आती है साहित्य की, कि साहित्य की स्थिति क्या है और दशा क्या है और गति क्या है। और फिर एक तीसरा बिंदु रहेगा हमारा पत्रकारिता वास्तव में क्या अभी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है, क्या उसका जो महत्व है वो हीन हो रहा है, क्या उसमें जो पहले एक भावना रहती थी मिशन की, क्या वो वास्तव में मिशन नाम का कोई पत्रकारिता में कोई अंश अभी है या ख़त्म हो चुका है या पूरी तरह से विलुप्त हुआ है या अभी भी बचा हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा, हालांकि सर जो परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, मोहताज शब्द तो कहना भी उचित नहीं है, सर का जो परिचय है वो इतना उनके बारे में, जैसा कि हमने अभी ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मुलाकात में, और वो भी 2 मुलाकात कब हुई, एक 11 फरवरी 2023 को वर्धमान कॉलेज में, जब वो मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। एक नेशनल सेमिनार में बिजनौर में वर्धमान कॉलेज में सेमिनार हुआ था। और आज दूसरा मुलाकात है उनसे नजीबाद में, बिजनौर जनपद का एक नजीबाद शहर है छोटा सा, वहाँ पर उनसे एक मुलाकात हुई है दूसरी बार 12 फरवरी 2023 को। और यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन था, छोटा सा समारोह था एक पुस्तक के विमोचन का। लेकिन सर की जो शख्सियत है, जहाँ की वर्धमान में देखा सुना और यहाँ पर देखा सुना, उनके व्यवहार को देखा और जाना, इतने इम्प्रेस हुए उनके कार्य से, उनके व्यवहार से, कि एक मजबूर हुए कि सर का एक इंटरव्यू तो कम से कम बनता है, ताकि हमारे वो दर्शक भी, हमारे वो लोग भी जान पाएँ कि सर का जो महत्व है इस हिंदी में, इस साहित्य में और इस पत्रकारिता में, कि वो किस नज़रिए से देखते हैं। और ख़ास तौर से अगर हिंदी की हम बात करें कि हिंदी की वर्तमान में पहले क्या दशा थी, वर्तमान में क्या दौर रहा है और अब क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाली है, तो इन सभी बिंदुओं पर सर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें क्या गलत हो रहा है और सही अगर हो तो वो कैसे हो और कौन कौन उसमें भागीदार हो सकते हैं। तो सर, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। और सबसे बड़ी बात, खुशी की और गर्व की बात यह है कि हमें जनपद बिजनौर वासियों को आपसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, रूबरू हुए आपसे। नहीं तो ज़्यादातर जो महान शख्सियत होती हैं, हस्तियाँ होती हैं, उनसे या तो टीवी पे देख पाते हैं या समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बस देख पाते हैं चित्रों के माध्यम से, लेकिन साक्षात्कार होने का हमें सौभाग्य मिला है, ख़ास तौर से बिजनौर वासियों को। तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और स्वागत है आपका। जी करता हूँ जी। आदरणीय मित्र, मैं आपके माध्यम से इस राष्ट्रीय पंचायत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और निश्चय ही इस क्षेत्र में आप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से शायद आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं अपना परिचय भी दूं, थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन नहीं, परिचय वैसे थोड़ा सा हम दे देते हैं, बाकी तो इतना लंबा परिचय है सर का कि परिचय में ही आधा घंटे से या 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाएगा। बहुत लंबा परिचय है, कहाँ कहाँ कितना बड़ा योगदान रहा, कितना समय रहा, वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उस परिचय पर बात नहीं करेंगे। परिचय बस थोड़ा सा इतना देना चाहेंगे, लंबी लिस्ट है सर के परिचय की
कि सर ने आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था और उसके बाद इसको त्याग कर, इसको छोड़कर अपनी भाषा हिंदी भाषा का प्रचार में योगदान देने के लिए, उसको पूरे भारत में फैलाने के लिए वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूनिवर्सिटी में जुड़ गए, पहुंच गए, ताकि दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदी का नाम निशान हो जाए, रोशन हो जाए, चमक जाए हिंदी। तो ये तो एक छोटा सा परिचय है, लेकिन अगर बहुत कई चीज़ें पुस्तकें भी लिख चुके हैं, साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े साहित्य प्रेमी भी हैं। तो ये तो खैर गुस्ताखी मैं नहीं करूँगा कि परिचय। ऋषभदेव शर्मा जी, आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और जो आपने हिंदी के संबंध में प्रश्न किया और साथ में यह भी बताया कि मैंने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हिंदी के एक अध्यापक के रूप में व्यतीत किया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, भारतीय संसद के द्वारा स्वीकृत, और इसकी स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1918 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक राष्ट्रभाषा हो, इस विचार से, इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से की थी, ताकि पूरे देश में, चूँकि हमारा देश बहुभाषी देश है और इस बहुभाषिकता को हम संपत्ति भी कह सकते हैं जी, और यह समस्या भी है। बिल्कुल। तो समस्या तब आती है जब विभिन्न भाषी लोग एक दूसरे की बात को न समझ पाए, या कि किसी प्रकार के उच्चता ग्रंथि या हीनता ग्रंथि से ग्रस्त होकर के एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं। जी। महात्मा गांधी और उस समय के नेताओं ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो गति होनी चाहिए, जिस चाल से उसे पूरे देश में फैलना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण की भाषाओं के बीच कुछ दूरी थी। इसलिए लंबे विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि स्वतंत्रता संघर्ष की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि एक सार्वदेशिक भाषा हो, जिसे उन्होंने राष्ट्रभाषा कहा। बाद में हमारे संविधान ने राजभाषा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा कहा था। और यह प्रयास या कहें कि यह संकल्प जो है एक प्रकार से इस संस्था के मूल में था कि पूरे देश को जोड़ने के लिए और पूरे देश में एक स्वतंत्रता आंदोलन की लहर जो है एक साथ उठाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। इसका जो मुख्य घोष वाक्य है संस्था का, वह है एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी, कि भारत माता जो है उसका हृदय एक ही है। तो ये जो एक हृदय है, विभिन्न भारतीय भाषाएं मिल करके, प्रांतीय भाषाएं और राष्ट्रभाषा और साथ में अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी आप कह लें, कि ये तीनों एक साथ मिलकर के इस हृदय का निर्माण करती हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने इस संस्था में कुछ योगदान दिया, लेकिन यह इतना बड़ा योगदान नहीं है कि जिसके लिए आप इतने बड़े बड़े शब्दों से जो है इसे नहीं, योगदान तो योगदान होता है सर। लेकिन हाँ, बस क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि हिंदी का, एक तो पहली बात हिंदी का विषय है और हिंदी वासियों का के लिए महत्व रखता है, तो योगदान चाहे किसी का अधिक है या कम है, लेकिन वो महत्व रखता है सर। दूसरे विषय पर हम आते हैं साहित्य को लेके।
साहित्य का जो अभी पीछे दौर है और वर्तमान में, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि क्या साहित्य वास्तव में अपना जो उसका उद्देश्य है उस पे टिका हुआ है या वो भी भटक रहा है? नहीं, मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन आपके पहले प्रश्न का उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ जी। हिंदी यानी ये कहना आवश्यक होगा कि महात्मा गांधी ने जो 1 शताब्दी पहले आंदोलन शुरू किया था राष्ट्रभाषा का, हिंदी का, आज वह इतना फैल गया है, भारत की सीमाओं के बाहर तक फैल गया है कि आज हिंदी भले ही संयुक्त राष्ट्र की भाषा न हो, लेकिन पूरे विश्व में व्याप्त अवश्य है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो रहा है आज हिंदी को, इसी का प्रमाण है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो अभी इसी मास 2-3 दिन में ही फिजी में संपन्न होने जा रहा है, वह इस बात का सूचक है कि भारतवंशी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं वहाँ तो हिंदी है ही, लेकिन चूंकि अब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक सामरिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो विश्व की बड़ी व्यवस्थाएं और बड़े जो देश हैं विश्व के, वे हिंदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और नहीं तो आप देखें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना जो पदभार ग्रहण किया अभी, ऋषि सुनक ने, तो उस समय उन्होंने मजबूत दोस्ती की बात कही। ये 2 शब्द अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है हिंदी में जी, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदी का कोई एक शब्द उच्चारण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह कोई सामान्य बात है, यह भारत की भाषा की शक्ति को स्वीकार करने का प्रतीक है। तो इसलिए हिंदी का मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो एक तरह से कहें कि मैप है, नक्शा, मानचित्र, वह अब विश्वव्यापी हो गया है। और देशवासियों को यह समझने की ज़रूरत है कि हमारी पहचान दुनिया में किसी प्रांत के नाम पर नहीं होती, एक राष्ट्र के नाम पर होती है। और राष्ट्र की पहचान के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से एक प्रतीक हमारी राष्ट्रभाषा भी होती है। इसलिए चाहे हमारी मातृभाषाएं कोई भी हों, हमें अपनी मातृभाषाओं के साथ साथ राष्ट्र की राजभाषा कहें, राष्ट्रभाषा कहें, या विश्व के समक्ष भारत की अस्मिता को व्यक्त करने वाली भाषा कहें, उस रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना हम पीछे छूट जाएंगे और जो स्वीकृति आज हमारे देश को मिल रही है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। तो अभी सर जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार भी काफ़ी स्तर से अपने प्रयास कर रही है अपने स्तर से, जैसे हिंदी पखवाड़ा चलता है, हिंदी माह चलते हैं, हिंदी सप्ताह चलते हैं, तो क्या इसमें कुछ जो हिंदी का जो एक प्रभुत्वता या जो महत्व था उसमें आप क्या देखते हैं? क्या इसमें अभी और प्रयास की ज़रूरत है? क्या ये या इसमें कुछ खामियां हैं कि कुछ और? देखिए, खामियों की बात तो छोड़िए, असल चीज़ क्या है कि हमारे देश में चीज़ें राजनीति के हाथ में जाकर के बिगड़ जाती हैं। लोगों के मनों में कोई मालिन्य नहीं है भाषा को लेकर के। हम यानी नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में भी मैं रहा हूँ, गया हूँ, मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, कई बार ऐसा और मैं आता है जी मैं दक्षिण भारत में भी रह रहा हूँ। ये जो हिंदी तर क्षेत्र कहे जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषियों और हिंदी के प्रति सामान्य जनता में कोई किसी प्रकार की कहें कि द्वेष भावना नहीं है। लेकिन वोट की राजनीति के कारण कुछ लोग कुछ प्रांतों में समय समय पर इस तरह की बातें उठाते रहते हैं।
तो कि वहाँ के लोग हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, उधर के प्रांत के लोग हिंदी को पसंद नहीं करते। इसलिए आम जनता को यह समझने की ज़रूरत है कि भाषा जोड़ने का काम भी करती है, तोड़ने का काम भी करती है। बिल्कुल। तो हमारे लिए, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, हम लोग भारत को जोड़ने वाले लोग हैं। राजनीति के चक्कर में ना पड़ें। भाषा एक सेतु है। सही तो जी। तो धन्यवाद ये सर आपका कि भाषा पर आपने बहुत ही कम समय में एक सार गर्भित प्रकाश डाला, उसके भाषा का महत्व क्या है। अभी सर अभी अगर हम बात करें कि इसको और थोड़ा सा हम और इफ़ेक्टिव बनाएं भाषा को, तो ऐसे और क्या अफोर्ड हो सकते हैं? क्या सरकारी सब कुछ करे इसके लिए, क्या या आम आदमी या आम सभी संगठन को इसमें? नहीं, देखिए, किस प्रकार दे सकते हैं? दायित्व ये हमारा है, और खास तौर से हम हिंदी भाषियों का ये दायित्व है कि हम जो राजनीति प्रेरित विद्वेष पैदा होता है उसे पहचानें कि वो क्यों कारगर हो जाते हैं। लोग उसे फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि हमसे कुछ चूक हो रही है कि जो ख वर्ग या विशेष रूप से ग वर्ग की भाषाएं हैं, अर्थात दक्षिण भारत की भाषाएं विशेष रूप से, या पूर्वोत्तर की भाषाएं, उन्हें सीखने में, क्या उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान प्रकट करने में भी अगर हिंदी भाषी कोताही करता है तो स्वाभाविक है कि दूसरा जो है वो कहेगा कि भाई वो भी कहेगा। हाँ, वो भी करेगा फिर। तो इसलिए वो ये चाहते हैं, बस इतना आप सम्मान तो करें हमारी भाषा का। मतलब दोनों सभी प्रांतीय वासियों को अपनी अपनी भाषा, एक दूसरे की भाषाओं के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा भी सीखनी चाहिए। और हमारी जो सम्मान देना चाहिए नई शिक्षा नीति है 2020, वह भी इस बात को कहती है कि हर विद्यार्थी को 2 भारतीय भाषाएं पढ़। वो ये नहीं कहती कि हिंदी पढ़िए, हिंदी की अनिवार्यता की बात नहीं है नई शिक्षा नीति में। वो ये कहती है 2 भारतीय भाषाएं पढ़िए, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा ले लीजिए या कोई भी भाषा ले लीजिए। तो वो तो अंग्रेजी हो जाए मान लिया, या फ्रेंच हो जाए, या जर्मन हो जाए, कोई भी ले, इंटरनेशनल। लेकिन 2 भारतीय भाषाएं जो हैं आपको पढ़नी चाहिए। तो स्वाभाविक है एक अपनी मातृभाषा लेगा जो हिंदी तरभाषी है, और दूसरी यदि आप अर्थात हिंदी भाषी जो दूसरी भारतीय भाषा के रूप में थोड़ी दूर की अर्थात दक्षिण भारत की भाषा को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उन भाषा वालों को भी लगेगा कि देखिए उत्तर भारत वाले लोग हमारी भाषा को मान्यता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो वे स्वाभाविक रूप से, चूंकि उन्हें मालूम है हिंदी की उपादेयता से अपरिचित हो, ऐसा नहीं है, वो जानते हैं, परिचित हैं। लेकिन ये जो बीच में राजनीति जो खड़ी हो जाती है, ये काम नहीं कर पाएगी अगर लोग ये ठान लें कि साहब हम अपने बच्चों को, ठीक है हमने नहीं सीखी, हमारी पीढ़ी ने नहीं सीखी, लेकिन हम अपने बच्चों को और कुछ नहीं तो वर्णमाला तो सिखाएं। बिल्कुल। ये ना कहें हम कि साहब जो सामने बोर्ड लगा हुआ है उस पर तमिल में कुछ लिखा हुआ है या बांग्ला में कुछ लिखा हुआ है कि हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ऐसा ना हो, इतना तो परिचय हो जाए, और बस इतना कर लें तो काफ़ी है। मन में मैल या काई पैदा नहीं हो सकती। भाषा सेतु का मतलब प्यार का काम प्रतीक बन जाएगी। तो धन्यवाद सर भाषा पे बात करने के लिए। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं और वो है साहित्य। जी जी, क्योंकि थोड़ा सा परिचय बस इतना ही हो पाया अभी, बहुत ही क्षण भर के आपसे मुलाकात में, कि आप साहित्य में भी बहुत प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं, और बहुत बड़ा योगदान भी है साहित्य सेवा में आपका, साहित्य के क्षेत्र में। तो आज सर जो नई हमारी युवा पीढ़ी है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ मैसेज हम चाहेंगे कि आप उनको दें कि साहित्य में क्या करें, कहाँ सावधान रहें, कहाँ सतर्क रहें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कई चीज़ें, हर चीज़ आज बिगड़ता रूप हो रहा है। अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं कोई संदेश या ऐसी चीज़ कह सकूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से इस बिजनौर अंचल में, कि बिजनौर अंचल ने हिंदी साहित्य को एक नई हलचल प्रदान की थी। आदरणीय
दुष्यंत कुमार जी के माध्यम से, दुष्यंत कुमार त्यागी के माध्यम से। और एक तरह से उस समय, यानी जिसे आप कहें कि इमरजेंसी जो लगी थी उसके कुछ पहले, या इमरजेंसी काल में ही तो उनका निधन भी हो गया, 75 में ही चले गए। लेकिन उस समय जिस आवाज़ को उन्होंने उठाया था 74-75 में, या जब भी उन्होंने अपनी गज़लें लिखी हों, या उससे पहले भी जो उनके अन्य काव्य हैं या गद्य लेखन भी है, उसके माध्यम से दुष्यंत कुमार ने साहित्य में, जैसा मैंने कहा कि एक नई हलचल पैदा की, एक नई करवट जो है ली साहित्य ने। और वह यह कि साहित्य की भाषा को आम आदमी की भाषा के साथ जोड़ा। गड़बड़ वो यही होती है कि साहित्य की भाषा जैसे जैसे वो क्लासिक होता जाता है, आम भाषा से दूर होती जाती है। और जैसे जैसे वो आम भाषा से दूर होती है साहित्य की भाषा, वैसे वैसे वो आम आदमी से दूर हो जाती है। उसकी समझ से हमें लगता है भाई हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे समय में जब दुष्यंत आते हैं और यानी आम फहम भाषा में हिंदी गज़ल जो है उसे लेकर के आते हैं, और उसके साथ ही उसकी विषय वस्तु को बदल करके रख देते हैं। गज़ल का, यानी हम तो ये कहते हैं कि असल में तो वो गज़ल है ही नहीं, लेकिन चलिए उस समय तक उसे गज़ल कहा जाता था, या हिंदी, क्योंकि गज़ल तो गज़लियत होनी ज़रूरी है, यानी रोमानियत होनी ज़रूरी है परिभाषा की दृष्टि से गज़ल में। वो तो यानी जिसे कहते हैं कि महिलाओं से, या कहें कि सुंदरियों से या प्रेमिकाओं से बातचीत करने का एक जो है विधान है उसका। ये तो वो जो एक कोमल कांत पदावली और प्रेम की जो एक भिन्न प्रकार की शब्दावली थी गज़ल की, उस पूरी शब्दावली को हटा करके, और जिसे कहें कि जो हमारी इस ज़मीन का, खड़ी बोली की इस ज़मीन का जो जिसे खड़ापन कह सकते हैं, उसे गज़ल में ढालने का काम काव्य भाषा को बदल करके किया। तो मैं कहना असल में ये चाह रहा हूँ कि बार बार हर पीढ़ी के कवियों को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है कि जब आप लिख रहे होते हैं या लिखना शुरू करते हैं, तो उससे पहले 10-20 साल में एक शैली कोई बन चुकी होती है, और वो ऐसी हो जाती है कि जो जनता से थोड़ा दूर जा रही है। तो बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए शैली कि हमारी जो काव्य भाषा है और काव्य वस्तु है, यानी कंटेंट भी, और उसका जो यानी भाषा पक्ष है वह भी, शैली पक्ष है वह भी, आम व्यक्ति को, आम आदमी को आकर्षित करे। क्योंकि अंततः कविता भी या साहित्य सारा का सारा है तो संप्रेषण कर्म ही। जी बिल्कुल। और अगर संप्रेषण नहीं हो रहा है तो तब तो फिर लाइब्रेरी में रखी रहेंगी किताबें, कोई महत्व ही नहीं रहेगा, समझ नहीं आएगी। तो मैं यही, यदि मैं नया लिखने वाला हूँ, या जब मैंने लिखना शुरू किया, चाहे तब रहा हो या आज रहा हो, या मैं अपने विद्यार्थियों के समक्ष भी यही कहता हूँ, जब आप लिखने चलें तो अपने सामने एक श्रोता को रखिए। आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए लिख रहे हैं, कौन इसे पढ़ेगा, किसके महत्व का होगा वो। तो अब जब आप ये ध्यान में रखेंगे, और हमेशा कहीं भी आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था में रहें, सत्ता चाहती है कि मीडिया उसके साथ रहे। बिल्कुल। सत्ता का अपना मीडिया तो होता ही है, लेकिन जो उसके वश में नहीं है, उसके बाहर है, उसे भी सत्ता चाहती है कि वो उसके साथ रहे। तो यदि वर्तमान सत्ता ये चाहती है कि मीडिया उसके साथ रहे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो होना ही है। असल चीज ये है कि इसके बावजूद जो जनता की समस्याओं को उठाने का और जनता और सत्ता के बीच में संवाद पैदा करने का काम मीडिया की एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसे वो कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं वो कर रहा है। समस्या तब आती है जब मीडिया अपने आप को जज मान लेता है। जी बिल्कुल।
जब वो जज मान लेता है या कि कहें कि एक तरह से मुकदमे चलाने लगता है, तब सत्ता के लिए खतरा भी पैदा हो जाता है और ये संघर्ष होता है। ये टसल जो है ये तो सदा था और सदा रहेगा। छोड़ देना चाहिए। अब खुद आरोपी ना बताए कि कौन आरोपी है, सत्ता है या जनता है। जागरूकता जो है असली चीज ये है, आप सत्य को खोज कर और खोल कर दिखा दें, जनता के सामने रख दें, निर्णय उसे करने दें। समस्या ये हो रही है कि अब मीडिया ने हमारे लिए सोचना भी शुरू कर दिया है। तो मीडिया ओपिनियन लीडर होता है ना जी, तो वो जो ओपिनियन लीडर है उसका काम है कि वो हमें ओपिनियन बनाने में हमारी सहायता करे, लेकिन ओपिनियन बनाने में सहायता करने के बजाय हमारे नाम पर ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो एक इस तरह का वातावरण है, ये गलत तरह से श्लाघनीय या स्तुत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक दूसरा पक्ष जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो ये भी है कि देखिए, मीडिया के माध्यम से भाषा का बहुमुखी विकास हुआ है। हर तरह की एक जमाना था कि हमारे पास खेल के लिए भाषा नहीं थी, जी, कमेंट्री के लिए भाषा नहीं थी, बाजार के लिए भाषा नहीं थी, विज्ञापनों के लिए भाषा नहीं थी, क्योंकि ये नए नए क्षेत्र थे जी। फिल्म समीक्षा के लिए हमारे पास शब्दावली नहीं थी, लेकिन अब हर क्षेत्र में हमारे पास शब्दावली है और पत्रकारिता में धड़ल्ले से उसका उपयोग हो रहा है। ज्ञान के कठिन से कठिन और जटिल से जटिल विषयों पर, डिप्लोमेसी के विषयों पर हम चर्चाएं देख रहे हैं और हिंदी में देख रहे हैं जी, या भारतीय भाषाओं में देख रहे हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता, चाहे वो लिखित और मुद्रित पत्रकारिता हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये सारे जो हैं किसी न किसी रूप में भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। खतरा बस इतना है कि बहुत बार ये जिसे कहते हैं खिचड़ीपन, उसका सहारा लेते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं, एक सीमा तक लेन देन भाषाओं में बड़ा जरूरी है, लेकिन जब ये इतना अधिक हो जाए कि आटे में नमक के बजाय नमक में आटे जैसा लगने लगे, या दूध में पानी थोड़ा के बजाय जो है पानी में दूध लेस मात्रा कहें कि ये दूध है, तो ये संभव नहीं। तो जब हमें भाषा की रंगत बिगड़ती हुई दिखाई देती है, जो कुछ अखबार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके मुख पृष्ठों पर जबरदस्ती अकारण हमें अंग्रेजी के शब्द दिखाई देते हैं, बल्कि लिपि में भी उन्होंने चेंज कर दिया है। अब वो उसे रोमन लिपि में लिखने लगे हैं। जी जी, कुछ पहले देखिए इस तरह की जो मैं चूंकि भाषा का एक तरह से सेवक हूँ, तो इन चीजों से हमें कई बार कष्ट होता है कि क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी भाषा इतनी दरिद्र है कि समाचारों के लिए भी हमारे पास में शब्द नहीं है, बाहर दूसरी लिपि लेनी पड़ रही है। तो ये जो चीज है ये मुझे पसंद नहीं आती। अन्यथा मैं समझता हूँ कि वैचारिकता की दृष्टि से हमारी हिंदी पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता या भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता बिल्कुल दरिद्र नहीं है। वह हमारे दर्शकों को, पाठकों को उद्वेलित करने का काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात फिर वही आती है कि बजाय वो जो होता है टीआरपी पर ध्यान रखने के बजाय अगर आम आदमी पर ध्यान रखा जाता तो बेहतर होता। लेकिन व्यवसाय की अपनी मजबूरियां हैं। आज की पत्रकारिता मिशन नहीं, व्यवसाय पैशन बन गया। तो लोगों के लिए काफ़ी है, और जो समझना का इच्छा रखते हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ शब्द सर ने ऐसे बोले हैं कि अगर उनका विस्तृत रूप देखेंगे, उनको ठीक से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे या कहीं उसको देखेंगे अपने स्तर से, तो वास्तव में सर ने आज के माहौल पे बता दिया है कि एक पत्रकार को अपने दायित्वों का किस प्रकार निर्भर करना चाहिए, किस प्रकार उसको निर्वहन करना चाहिए, अपने दायित्व निभाने चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, आम आदमी के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और सरकार के प्रति उसको
क्या सहयोग देना है। मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि एक पत्रकार जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, दोनों में तालमेल बैठाने का एक जरिया है, सरकार की आवाज़ जनता तक और जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है। और वो सब एक ओपन उन्होंने बोला है, क्लियर करके बोल दिया है कि ये सब एक जरिया है, उसमें जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक जरिया के रूप में प्रस्तुत करना है, पेश करना है, लेकिन जजमेंट के रूप में नहीं। जजमेंट मतलब निर्णय के रूप में नहीं कि जनता कोई गलत कर रही है तो वो जनता गलत है, या सरकार कुछ कर रही है तो वो सरकार गलत है। ये निर्णय जनता पे छोड़ना है कि सरकार गलत कर रही है क्या, और जनता कुछ कर रही है, क्या गलत है क्या सही है, वो सरकार पे छोड़ना है कि क्या जनता ये गलत कर रही है या सही कर रही है। तो धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और इन 3 विषयों पे बहुत ही कम समय में बहुत ही सार गर्भित और विस्तृत रूप से प्रकाश डाल दिया। फिर से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।